दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या रहना चाहिए जिसे हम फर्स्ट एड किट कहते हैं। तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, तो देखो इट इज द कलेक्शन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड इन अ फर्स्ट एड। ये क्या कह रहे हैं, ये कलेक्शन होता है किसका, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं किसमें, यूज्ड इन फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड में यूज करने के लिए जो हमारे पास कलेक्शन या टूल्स है उसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड किट। अ फर्स्ट एड बॉक्स इज नेसेसिटी इन मोस्ट स्पेसेस दिस डेज सच एज वर्कप्लेस, होम्स एंड फैक्ट्रीज। जो फर्स्ट एड का बॉक्स है इसको हर जगह होना जरूरी है। आपके घर पे भी होना जरूरी है, फैक्ट्री में भी होना जरूरी है, जहां आप काम करते हो वहां भी होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग रखते नहीं है, लेकिन रखना जरूरी है, किसी के साथ भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। और एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या नेसेसरी होना है, जैसे देखो अगर आपके घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स है तो घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें बेसिक ये चीज होना चाहिए, प्लास्टिक रैप्स, ठीक है, प्लास्टर्स, कॉटन वूल्स माने रुई, और ये प्लास्टर्स होते हैं जैसे दर्द उर्द के लिए, ये भी गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं इलास्टिक रैप्स। तो उसके बाद आपको सीजर्स, एक कैंची होना चाहिए, है ना, कैंची से आपको ऑपरेशन नहीं कर रहा है, यही सब काटने उटने का काम आएगा। और एडहेसिव बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज का मतलब होता है ये चिपकने वाला बैंडेज होता है ना, काट के ऐसे डायरेक्ट चिपका दो चिपक जाए, ठीक है। एंटीबायोटिक ऑनिटमेंट, एंटीबायोटिक होना चाहिए एक तरह का, कुछ भी तरह का एंटीबायोटिक आप रख सकते हो, डिटॉल वगैरह कुछ भी, है ना। फिर उसके बाद ट्विजर होना चाहिए। ट्विजर मतलब एक ऐसा कांटा जैसा रहता है जिससे आप पकड़ करके, जैसे जैसे देख पा रहे हो आप, कांटा जैसा रहता है जिसे आप पकड़ के किसी चीज को, जैसे मान लो कोई आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया और गिट्टी गड़ गया है उसके, तो आप उसको ट्विजर से पकड़ करके उस गिट्टी को बाहर निकाल सकते हो और वहां पे आप रुई वगैरह लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पॉकेट सीपीआर मास्क, पॉकेट से सीपीआर मास्क का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो ना, इस व्हाइट कलर को हम कहते हैं अम्बू बैग। ये होता है अम्बू बैग, AMBU, अम्बू बैग। ये अम्बू बैग क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसे इसमें दबाने वाला ऐसे रहता है, तो इसको जैसे दबाओगे तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत सारे लोग माउथ, जैसे पहले सीपीआर में क्या होता था, माउथ टू माउथ कनेक्ट करके हम लोग एयर ऑक्सीजन देते थे, तो ये नहीं, अम्बू बैग का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद पेन किलर्स होने चाहिए, है ना, पेन किलर्स बोलो या पेन लिवर्स, तो ये होने चाहिए ताकि दर्द से रोक सके। और एक एडहेसिव टेप्स और गैस होने चाहिए। और उसके बाद आपका ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए। ट्रायंगुलर बैंडेज मैंने बताया ही कि ट्रायंगुलर बैंडेज से आप इसको सपोर्ट दे सकते हो, हेड को भी बांध सकते हो, हेड को भी ट्रायंगुलर बैंडेज से बांधा जाता है, ठीक है। तो ये आपका किट में आता है, बेसिक किट में। और थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो फैक्ट्री वगैरह में ये सारे किट्स होते हैं जिसमें आपको बैंडेज मिलेगा, बैंडेज, गैस रोल एंड पैड्स, ठीक है, इंस्टेंट कोल्ड पैक, ठीक है, इलास्टिक बैंडेज, इमरजेंसी ब्लैंकेट्स, है ना, ब्लैंकेट भी रहता है। ब्लैंकेट इसलिए क्योंकि अगर किसी पर्सन को शॉक लगता है तो उसको ब्लैंकेट से ही परफॉर्म करते हैं। ये ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि किसी भी पर्सन को अगर शॉक लगता है तो ब्लैंकेट से परफॉर्म करते हैं। या ब्लैंकेट रहता है तो आपको स्ट्रेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेचर समझ रहे हो ना, कि जिसपे आदमी को लेटा करके ले जाया जाता है। तो अगर ब्लैंकेट है तो हम ब्लैंकेट के दोनों साइड से अगर हल्का हल्का रोल कर दें और फिर उसके बाद दोनों साइड को अगर पकड़ लें तो उस तरीके से हम उसको लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ होता है। फिर आपका थर्मोमीटर्स होता है, ठीक। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक वाइप्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर बैंडेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर उसके बाद सेफ्टी पिन्स होना चाहिए ट्रायंगुलर बैंडेज को लॉक करने के लिए। फिर फर्स्ट एड मैनुअल की किस तरह से फर्स्ट एड को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट एड पढ़े हुए, बाकी लोग तो नहीं पढ़े हुए, तो फर्स्ट एड मैनुअल भी होना चाहिए। एडेसिव टिप्स, जो टिप्स चिपक सकते हैं वो टिप्स होने चाहिए। ग्लोव्स होना चाहिए ताकि आपके हाथ में ब्लड या वायरस वगैरह नहीं लगे, ठीक है। और सीजर होना चाहिए, ठीक, और ट्वीज़र होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मेडिकल इन्फॉर्मेशन टू फॉर अ फैमिली मेम्बर, ठीक है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन फॉर फैमिली मेम्बर या फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली कॉन्टैक्ट कर सको, आप नर्वस फील ना करो। फिर यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ देखो, आर्टिकल इक्विपमेंट्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। तो नंबर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विस सच एज द एम्बुलेंस, है ना, ड्रेसिंग पैड्स टू कीप ओवर द बाउंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ट्रायंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज, डिसइंफेक्टेंट्स, बेसिक पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स, सेफ्टी पिन्स, थर्मोमीटर्स, है ना, सीजर्स एंड एडहेसिव बैंडेज, फेस मास्क, फीवर रिड्यूसर,
है ना। फीवर रिड्यूसर में एसिटामिनोफेन या फिर एस्पिरिन या इबुप्रोफेन या पैरासीटामोल आप रख सकते हो अगर फीवर वगैरह आ गया तो। आई प्रोटेक्टर, आई ड्रॉप्स एंड फर्स्ट एड हैंड बुक्स। तो ये चीज़ मैंने पहले ही पढ़ा दिया, पहले ही बता दिया, तो इस चीज़ को मैंने लिख रखा है ताकि आप अच्छे से देख सको। नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएगा ऐप पे, तो देख सकते हो। अब आगे देखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स इन्वेंट्री। देखो फर्स्ट एड बॉक्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप हमारे फर्स्ट एड बॉक्स के इन्वेंट्री को देखें, इन्वेंशन को देखें, तो ये बहुत हेल्पफुल है। फॉर सम टाइम इवन बिकम लाइफ सेविंग टू द विक्टिम्स। कभी कभी ये विक्टिम्स के लिए, जो भी पेशेंट्स होते हैं उसके लिए ये लाइफ सेविंग का रोल अदा करता है फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ रखे हुए ये सारे चीज़। विद द above product your first aid box is more or less equipped to provide basic help to someone suffering from the major accident। आदमी बहुत ही मेजर एक्सीडेंट से सफ़र कर रहा है तो आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स से उसको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और उसको बेसिक हेल्प दे सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेवी ब्लीडिंग के बारे में। व्हाट इज हेवी ब्लीडिंग? द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू द स्टॉप ब्लीडिंग। हेवी ब्लीडिंग आप सबको पता होता है। देखो दो तरह के ब्लीडिंग्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक होता है इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या होता है कि बाहर का कोई पार्ट कट गया और वहां से ब्लड निकल रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर में जो भी जैसे नस वगैरह है वो दब गया है, या आपके अंदर में कोई चीज़ फ्रैक्चर होने की वजह से अंदर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, है ना। तो इंटरनल ब्लीडिंग हम लोग नहीं प्रेफर कर सकते, हम लोग उसको उस केस को नहीं संभाल सकते, उसके लिए भैया डॉक्टर चाहिए। हम लोग एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड। जो भी वाउंड मतलब होता है घाव, जो भी घाव है उस पर आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। वॉट एवर मटेरियल अवेलेबल नियर बाई, मतलब आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नियर बाई है, ठीक है, उसी से आपको उसके ऊपर डायरेक्ट, अपने हाथ से नहीं करना है, कोई भी कपड़ा वपड़ा मोड़ करके डायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर देना है अगर कहीं पे घाव वगैरह निकल रहा है तो। फिर कॉन्टैक्ट इमरजेंसी सर्विस, है ना, इमरजेंसी सर्विस को कॉन्टैक्ट करना है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। मेक श्योर दैट द पेशेंट इज टेकन केयर अप टू द हेल्प अराइव्स। आपको एकदम मेक श्योर करना है कि पेशेंट को आपको एकदम मेक श्योर करना है, आपको उसको टेकन केयर करते रहना है, उसका केयर करते रहना है जब तक कोई हेल्प ना आ जाता है। ठीक है, डू नॉट रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द वाउंड, और कभी भी आपको प्रेशर नहीं हटाना है। ठीक है, जो घाव है उससे प्रेशर हटाना नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग फिर होने लगेगा। अनटिल देयर द सुटेबल रिप्लेसमेंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और जब तक कोई सुटेबल रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता है ना, जैसे जब तक कोई बैंडेज वगैरह नहीं आपके पास आ जाता है तब तक आप उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई भी कपड़ा या किसी भी चीज़ से प्रेशर दबा के रखे हैं तो प्रेशर मेंटेन रखना है आपको। ठीक है, उसको ये नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे हेवी ब्लीडिंग के कुछ टाइप्स। जैसे देख रहे हो आप, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था हेवी ब्लीडिंग मतलब, देखो अप्लाई प्रेशर विथ हैंड्स, आपको प्रेशर लगाना है। आप देखो अगर कोई है नहीं है, आप अकेले भी हो तो भी आप प्रेशर अपने हैंड पे लगा सकते हो और कंटिन्यू लगाए रखना है आपको। अप्लाई ड्रेसिंग एंड प्रेस, पहले तो आप हैंड से प्रेशर लगा सकते हो या फिर आपके पास ड्रेसिंग है, कुछ भी कपड़ा वगैरह है तो उससे आप लगा सकते हो। ड्रेसिंग वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और होता है फिर अप्लाई टॉर्निक्विट। टॉर्निक्विट जो होता है ये एक तरह का समझो कि बैंडेज टाइप का होता है जो हमें क्या करता है, टाइट कर देता है, ताकि जैसे मान लो ये पार्ट मेरा कटा हुआ है तो हम इतना पार्ट से अगर हम इसको लॉक कर दें, इस पार्ट से अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो ब्लड ज़्यादा इधर नहीं जाएगा, तो वो टॉर्निक्विट क्या करता है, वो टाइट कर देता है। अब मान लो आपके पास टॉर्निक्विट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे आपके पास टॉर्निक्विट नहीं, ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो इस पार्ट को देखो, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक बेल्ट जैसा लगा हुआ है ना, और फिर इसको देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइट कर रहा है, और फिर यहाँ से इसको लॉक कर रहा है, और लॉक करने के बाद यहाँ देखो पूरा कस दिया इसको। तो मान लो ये टॉर्निक्यूट है, लेकिन आपके पास टॉर्निक्यूट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अपने बेल्ट से उसको लॉक कर सकते हो, है ना। अब बेल्ट का साइज उतना बड़ा होता नहीं, तो बेल्ट में आप छेद करके अपने बेल्ट से आप उसको बांध सकते हो। तो सबसे पहला काम उसमें क्या होता है, आपको क्या करना होता है, रैप करना होता है ना, आपको वहाँ पे रैप करना होता है, फिर विंड करना होता है, मैंने बार बार रोटेट करना होता है, फिर सिक्योर करना होता है, और कुछ समय के लिए आपको उसको बांध करके रखना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं तो पूरा खून जम जाएगा, कुछ समय के लिए आपको बांध कर रखना है। फिर इसका और भी देख सकते हैं, एवेलेट द वाउंडेड एरिया अबव द हार्ट, एलिवेट,
एलिवेट द बाउंडेड एरिया अबव द हार्ट। इसका दूसरा सिस्टम ये भी है कि जैसे मान लो आपका हाथ यहाँ पे कट गया, तो आप अपने हाथ को अपने हार्ट लेवल से ऊपर लेके जाओ। इससे क्या होगा कि जब भी हाथ को हम ऊपर लेके जाते हैं तो देखना बहुत देर तक अपने हाथ को ऊपर रखो तो हाथ में दर्द होने लगता है। जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिलता था ना, दोनों हाथ टीचर बोलते थे ऊपर करके खड़ा रहो, तो हाथ पूरा थरथर आने लगता था, हाथ में दर्द होता था। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाथ है वो हार्ट लेवल से ऊपर चला गया। जब हार्ट लेवल से ऊपर चला गया तो दिक्कत क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो थोड़ा सा हम अगर फंक्शनिंग पे बात करते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है ना बाबू, हमारे हार्ट में दो तरह के बोल सकते हो वेन्स होते हैं और आर्टरीज होते हैं। तो हमारे हार्ट में दो तरह के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, एक होता है मैंने दो तरह के वेना कावा होते हैं जो मतलब हार्ट से मैंने ब्लड को निकालते हैं। तो एक होता है सुपेरियर वेना कावा, है ना, एक सुपेरियर होता है और एक होता है इन्फेरियर। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ बायो नहीं पढ़ रहे हैं। तो सुपेरियर और इन्फेरियर में क्या फंक्शन है, देखो ये ऐसा वेना कावा होता है, मैंने एक ऐसा नस है जो आपके हार्ट से ऊपर तक के ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्फेरियर एक ऐसा नस है जो आपके ब्लड मतलब हार्ट से नीचे तक के ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आपके हाथ में अगर ब्लड जा रहा तो इन्फेरियर के थ्रू जा रहा है, आपके पैर में अगर ब्लड जा रहा तो इन्फेरियर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सुपेरियर की बात करें तो वो आपके ब्रेन या गर्दन या फेस के लिए होता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि सर कट गया है लेकिन फिर भी बॉडी चल रहा है। तो रीजन ये होता है कि सर जब कटता है तो सुपेरियर वेना कावा का कटिंग हो जाता है, लेकिन इन्फेरियर उस वक्त भी वर्क कर रहा होता है, इसी वजह से थोड़ी देर तक बॉडी चल रहा होता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो अब मान लो अपना हाथ को हम ऊपर कर दिए, तो हाथ को ऊपर कर दिए तो मेरे हाथ को तो इन्फेरियर का प्रेशर है ना, वो तो नीचे का है, क्योंकि नीचे का प्रेशर ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, और सुपेरियर मतलब ऊपर हार्ट से ऊपर भेजना है ब्लड को, तो इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारा बॉडी इसी तरीके का डिज़ाइन है। तो हम अगर अपने हाथ को ऊपर कर दे तो इन्फेरियर में प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड ऊपर ज़्यादा चढ़ नहीं पाएगा, तो इस वजह से ब्लीडिंग थोड़ा सा डाउन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद है क्या, पुट प्रेशर ऑन वाउंड, है ना, जो भी घाव है उस पर आप प्रेशर को पुट करें। इफ देयर इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द वाउंड देन अप्लाई द प्रेशर अराउंड इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके आसपास है तो आप उसको देख करके प्रेशर उसके ऊपर लगा सकते हो। नाउ कमिंग टू द हेड, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक एक तरह का समझिए कि मतलब समझो कि ये एक बोल सकते हो कि प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा डिजीज़ है। लेकिन अगर मान लो किसी आदमी को हार्ट अटैक आया है तो हम उसको इनिशियली, देखो हार्ट अटैक में आदमी का डेथ क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर सीपीआर नहीं मिल पाता है ना, प्रॉपर उसको फंक्शनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक अगर किसी आदमी को आ रहा है तो उसको उसके लिए बस गोल्डन टाइम जो होता है ना, उसका गोल्डन टाइम जो होता है, गोल्डन आवर, उसके पास 3 से 4 मिनट का होता है। ठीक है, 3 से 4 मिनट में उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा। तो देखो अगर हार्ट स्टॉप हो गया हमारा, अगर हार्ट स्टॉप होता है तो हमारा ब्रेन जो है ब्रेन डैमेज हो जाएगा आफ्टर जस्ट 3 to 4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर अगर हार्ट रुकना, अटैक आया तो हार्ट रुकेगा, और अगर हार्ट रुका तो ब्रेन का डैमेज 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। इसीलिए जब हार्ट अटैक आता है तो पेन इतना हाई होता है कि आप किसी को बता तक नहीं सकते हो कि मेरे को दर्द हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका मतलब हेवी अटैक आ रहा है तो फिर ब्रेन डैमेज होगा और फिर आप एकदम होपलेस हो जाओगे। तो हम लोग थोड़ा सा कॉमन हार्ट अटैक वार्निंग साइन देख ले। क्या वार्निंग साइंस है हार्ट अटैक के लिए? तो सबसे पहला पेन और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट। आपको पेन होगा, ठीक है, पूरे छाती में आपको पेन होगा, एक पार्ट में नहीं, पूरे छाती में आपको पेन होने वाला है। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट अकबक जैसा लगेगा। ठीक है, फिर दूसरा लाइट डिडनेस, नोजिया और वोमिटिंग, मतलब आपको लाइट से माने दर्द होगा, सर में दर्द होगा, चक्कर जैसा लगेगा और वोमिटिंग होगा। ठीक है, जॉ, नेक और बैक पेन। ठीक है, आपका जो भी गर्दन है, ठीक है, फिर इसके बाद आगे या गाल है, ठीक है, गाल हो गया, ये जिससे जॉ जिसे चबाते हैं, या नेक हो गया या बैक हो गया, इस जगह पे भी पेन आपको होगा। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट पेन इन द एम और शोल्डर, आर्म और शोल्डर। ठीक है, आर्म और शोल्डर में भी आपको पेन होगा। और लास्टली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, माने आपको सांस लेने में घुटन जैसी होगी, तो आप समझो कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं केवल दिल में दर्द हो रहा
है ना, बोलते हैं ना दिल में दर्द हो रहा है तो हमको हार्ट अटैक आएगा, ऐसा नहीं होता है। चेस्ट में दर्द होगा, चेस्ट के साथ साथ वोमिटिंग होगा, गर्दन में दर्द होगा, बैक में पेन होगा, है ना, आर्म में मतलब कंधे में दर्द होगा, शोल्डर में दर्द होगा, और ब्रीथ सांस लेने में आपको शॉर्टनेस लगेगा, अकबक जैसा लगेगा, तो आप समझो कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। और जब आपको हार्ट अटैक आने वाला है तो आप अपने आसपास के लोगों को जरूर बताओ कि मेरे को हार्ट अटैक जैसा दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हमको आने वाला। तो वो क्या करेंगे, आपको प्रॉपरली डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो लोग बढ़िया से सीपीआर परफॉर्म करेगा या एड परफॉर्म करेगा, डिफर्वेशन जिसको कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक वाला, तो आप बच सकते हो, है ना, अपने इनिशियल स्टेट में ही। खैर आगे बात करते हैं। हार्ट अटैक देखो, हार्ट अटैक कैन बी वेरी डेंजरस एंड स्कैरी, ये बहुत ही डेंजरस और डरावना होता है, ये एक बार में लोगों की मौत करा देता है। फॉर द पर्सन सफरिंग इट, अगर वो कोई पर्सन उसे सफर कर रहा है। द सपोर्ट ऑफ फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेटर, जो इसमें फर्स्ट एड का रोल क्या है, जो फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे से पेशेंट को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, वेल बीइंग द पेशेंट अंटिल द हेल्प अराइव्स, जब तक आ नहीं रहा है हेल्प तब तक जो फर्स्ट एडर होते हैं उनको बचा के रख सकते हैं। कैसे, तो द राइजिंग नंबर ऑफ हार्ट अटैक केसेस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द पीपल आर अवेयर फॉर द बेसिक फर्स्ट एड मेथड्स। यहाँ देखो, बेसिक फर्स्ट एड मेथड फॉलो व्हेन समवन हैज़ अ हार्ट अटैक, बोल रहा है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो जो भी बेसिक फर्स्ट एड मेथड होते हैं वो अगर आपको पता है तो आप उस आदमी को टाइम दे सकते हो। हार्ट अटैक से हम लोग उसको कैसे सेव कर सकते हैं, है ना, इंश्योर कर सकते हैं हीज और हर सेफ्टी को। तो पहले देखो यहाँ पे स्टेप है, पहले आप उसको पेशेंट को शिट डाउन, आराम से शांत करके सुता दो, बैठा दो। मेक हिम एंड फील रिलैक्स, उसको रिलैक्स फील कराओ, दर्द हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा, सांस नहीं ले पा रहा तो उसको रिलैक्स फील कराओ, ठीक है। उसके क्लोथिंग को, मैंने जो भी वो कपड़ा वगैरह पहना है उसको लूज करो, मैंने उससे कपड़ा को ढीला करो, है ना। इंश्योर देयर इज अ नो फिजिकल डिस्कम्फर्ट, और सिक्योर करो कि वहाँ पे कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं है, मैंने बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, ऐसा, है ना। सराउंडिंग में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, खुला हवा होना चाहिए एकदम ऐसा। आस्क पेशेंट इफ सी अंडर एनी मेडिकेशन, और उससे पूछो कि क्या आपने इससे पहले हार्ट अटैक का कोई भी मेडिकेशन ले रखा है, कोई भी आप मेडिकल सर्जरी कर रहे हैं हार्ट कंडीशन को लेके, तो खुद बताएगा। पहले उसको क्लाम कर दिए, सराउंडिंग में अच्छे से उसको बिठा दिए, है ना, क्लोथिंग खोल दिए, तो अपने आप वो थोड़ा सा अच्छा फील करेगा, तो खुद बोलेगा कि हाँ मेरा इलाज चल रहा है, ठीक है। इफ़ द पेन रिफ्यूजेस, तो आप उससे पूछो कौन सा दवा है आपका, तो दवा ला के दे दोगे तो ठीक है, लेकिन वो बोला इलाज नहीं चल रहा है, तो आपको उसका पेन को क्या करना है, रिफ्यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूट इवन आफ्टर गिविंग द पेशेंट इनफ रेस्ट एंड इवन इनफ टेकिंग हिज और मेडिकेशन, कॉल फॉर द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट, है ना। अगर मान लो उसका दवा वगैरह चल रहा है तो आप उसको रेस्ट के लिए बोलो, दवा दो और कॉल करो इमीडिएट। लेकिन अगर मान लो उसका रेस्ट वगैरह नहीं, माने उसका पहली बार अटैक आने वाला है, तो आप उसको फिर सीपीआर रिफॉर्म करो। सीपीआर क्या होता है, सबसे पहला कॉल इमरजेंसी, इमरजेंसी को कॉल कर दिए। चेक वाइटल साइंस की साइन वगैरह, मैंने साइन, वाइटल साइन मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सब सही है कि नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट चिन चेक ब्रीदिंग। देखो बोले थे ना मैंने, लिफ्ट चिन चेक ब्रीदिंग, तो आपको लिफ्ट करना है, फिर चिन करना है और चेक करना है ब्रीदिंग, है ना। फिर उसके बाद गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग, रेस्क्यू ब्रीदिंग मतलब आपको उसको 2 बार उसको आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग माने अम्बू बैग लगा के या अपने हाथ से या अपने माउथ से उसको आपको क्या करना है, फूक मारना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। और फिर करना है परफॉर्म सीपीआर, सीपीआर परफॉर्म करना है कितने बार, 15 बार, है ना, 15-15 के बैच में आपको मारते जाना है। तो कैसे होता है, देखो उसके लिए ना एक सिस्टम होता है, पहले अपने हाथ को इस तरह से लॉक करते हैं इस तरीके से, और बहुत बच्चा लोग क्या करता है, सीपीआर परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि छाती में कहीं भी दबा दो, जो हमारा छाती का सेंटर होता है उस सेंटर पे आपको दबाना है। जब आप दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपको दबते हुए दिखेगा बॉडी, और जहां तहां दबाओगे तो दबेगा नहीं, वहां पे आपको दम लगाना पड़ेगा। इसमें दम नहीं लगाना पड़ता, प्रॉपर स्पीड में एकदम देना होता है, कोई ऐसे नहीं कि तुम धीरे धीरे दबा रहे तो हो रहा है, एकदम जैसे समझो हार्ट बीट चल रहा है उससे फील करो अपने हार्ट बीट को, और हाथ पूरा ऐसे स्ट्रेट करो, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर स्पीड में खाली से डाउन करके देते जाओ, और 15-15 करके आपको देना है, और आपको इतना दबाना है कि कम से कम 1 से 1.5 इंच दबे, तो आप परफेक्ट सीपीआर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सीपीआर की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये आप शायद प्रैक्टिकल वगैरह में आपको शायद सिखाया जाए, और फिर उसके बाद वेट फॉर हेल्प, है ना। तो देखो सीपीआर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूएशन इज द लाइफ सेविंग फर्स्ट एड, ये एक लाइफ सेविंग फर्स्ट एड है, मेथड दैट कैन बी इंश्योर द पेशेंट एंड
पेशेंट हैज़ अ स्टेडी ब्लड फ्लो इन द सर्कुलर इन सेविंग द ऑफ पेशेंट लाइफ, है ना, जिसका भी ब्लड फ्लो रुका हुआ है, ब्रीदिंग रुका हुआ है, उसके लिए ये CPR बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट अटैक में ब्लड फ्लो ही बेसिकली क्लॉट होने लगता है ब्लड, तो वही चीज़ होता है। व्हेन द पेशेंट स्टॉप ब्रीदिंग, अगर पेशेंट स्टॉप कर दिया ब्रीदिंग, और इफ हार्ट स्टार्ट पंपिंग ब्लड, और उसका जो हार्ट है वो पंपिंग ब्लड को पंप करना बंद कर दिया है, या मतलब उसका ब्रेन का फंक्शनिंग दिक्कत हो गया, तो उसका ब्रेन फंक्शन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो CPR से हम उस चीज़ को बचा सकते हैं, है ना, परमानेंट ब्रेन डैमेज को बचा सकते हैं। देखो ये कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या लिख रहा है, 100 से 120 कंप्रेशन आपको देना है हर एक मिनट में, ठीक है। तो 15-15 करके तुम दोगे ना, तो एक मिनट में तुमको ऐसे करके 6 से 7 बार करना है। और कम से कम देखो, नॉर्मल कंडीशन में हमारा चेस्ट ऐसा होता है, लेकिन जब कंप्रेस करते हैं तो ऐसे होना चाहिए। और देख लो कहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, ये हमारा बॉडी पार्ट होता है, तो ये सेंटर पे नहीं कंप्रेस कर रहा है, जहाँ पे हमारा हार्ट है, लंग्स है, उस जगह पे कंप्रेस कर रहा है। और देखो यहाँ 2 इंच कंप्रेस होना चाहिए, ठीक है, 2 इंच 1.5 इंच कंप्रेस होना चाहिए। तो इस तरह से हम CPR को परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, वुड यू नो अबाउट डू इफ अडल्ट वाज अनकॉन्शियस, कोई अगर अडल्ट क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे डेंजर, फिर उसके बाद चेक इफ इट्स सेफ, फिर उसके बाद देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो ओपन करो उसके एयरवे को, कैसे, टिल्ट हेड लेफ्ट लिफ्ट चिन, है ना, उसके हेड को टिल्ट करो और लिफ्ट चिन को लिफ्ट करो, ठीक है। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अगर उसके बाद वो ब्रीदिंग नॉर्मली कर रहा है, अगर यस अगर वो कर रहा है तो फिर उसको इस रिकवरी पोजीशन में छोड़ दो, ये वाला रिकवरी पोजीशन में छोड़ दो, ये वाला पोजीशन जो दिख रहा है आपको, ये जो नीचे आपको ये पोजीशन दिख रहा है, इस पोजीशन में उस पर्सन को आप छोड़ दें, इस पोजीशन में, ठीक है, और एम्बुलेंस को कॉल कर दें। कीप द चेकिंग दैट दे आर द ब्रीदिंग, और बार बार चेक करते रहो कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा, नो, अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो आपको करना है लुक लिसन फील, है ना, लुक लिसन फील करके उसका ब्रीदिंग तो पहले चेक कर लिया तुम, लुक देखा, सुना, फील किया, ब्रीदिंग पता चल गया। अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करो और 30 चेस्ट कंप्रेशन दो, पुश एंड हार्ड एंड फास्ट, है ना, और इसको करते रहो, कीप गोइंग, और 2 ब्रेथ तक इसको देते रहो, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, CPR परफॉर्म करते हैं। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में। तो होने का तो देखो बहुत कुछ है फर्स्ट एड में, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, जो भी मैंने पढ़ाया ये इनफ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट एड वाला चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कि कहीं आग लगता है तो किस तरीके से हमारा रेस्क्यू टेक्निक्स होता है, और फिर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है, और इन द लास्ट हम समझेंगे अर्थिंग क्या होता है। मतलब अभी भी इस यूनिट के 3 लेक्चर बचे हुए हैं, उसके बाद आपका ये पूरा यूनिट ख़त्म होता है, ठीक है। और फिर से मैं बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट करें हमारे कोर्स के बारे में। आप सबको समझ में आ ही रहा होगा कि हम किस तरीके से कोर्स को डील कर रहे हैं, कितने प्रॉपर तरीके से कोर्स को डील कर रहे हैं। तो थोड़े से मेरे मेहनत पे ध्यान दें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आप अगर मेरे को थोड़ा प्रमोट करोगे तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा आएगा पॉजिटिवनेस कि मेरे को भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।